नमस्कार पलामू। ये जा रहा है आवाज़? नमस्कार पलामू, जोहार झारखंड, जय हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़, यूँ कहें प्राइड ऑफ पलामू। दोस्तों, आज अगर आप इस रेडियो को सुन रहे हैं तो आप अगर कहीं भी गाड़ी मोटर या कहीं भी आप बैठे हुए हैं छोटा ट्रांजिस्टर सेट लेकर के अपना पॉपुलर शो को सुनने के लिए, तो आप 89.6 मेगाहर्ट्ज पर अपने आप को ट्यून कर लें। और अगर आप मोबाइल पे सुनना चाहते हैं तो बस आप प्ले स्टोर में जाएं और रेडियो सम्राट लिखेंगे, जस्ट ये अपने आप खुल जाएगा फाइल और उसको इंस्टॉल कर लें और आप हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी का जो शो स्पेशल होने जा रहा है उस शो का नाम है हार्ट टू हार्ट टॉक और दिल से दिल तक। बड़ी अनमोल होते हैं बंधन, बड़ी अनमोल होते हैं दिल से दिल तक का बंधन, कोई डोर नहीं होती है बट बन जाते हैं सारे मन। तो जी हाँ दोस्तों, आज का पर्पस हम लोग का है हार्ट टू हार्ट टॉक में स्पेशल गेस्ट आज हमारे बीच पलामू के एक स्पेशल सन ऑफ द सॉइल धरतीपुत्र सत्येंद्र तिवारी जी हैं, जिनका एक अलग खास शख्सियत, अलग एक पहचान रही हुई है। और ये अपने समय से ही अपने स्टूडेंट लाइफ से एक कुशाग्र बुद्धि का होते हुए बहुत सारे जगहों पर अपने को सुशोभित किया हुआ है। अब इनके बारे में अगर हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि अगर गंगा जमुना कहीं मिलती है तो एक पवित्र स्थल बनता है, उसी तरह से इनके करियर में भी अगर हम बात करें तो ये पहले ब्यूरोक्रेट रहे, आज के डेट में प्लूटोक्रेट, और हम लोग ये कहें कि सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आज ये बड़ी ही एक्टिव सोसाइटी में है। मतलब हर समय में अपने पारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो सर, हम लोग ये कहेंगे सत्येंद्र तिवारी सर के बारे में कि आज इनका जो कैरियर स्टार्ट हुई थी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में, और ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किए, एज ए डिप्टी कलेक्टर इनकी अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन इनके बाद ये अलग अलग जगह पर कहीं डायरेक्टर तो कहीं एडिशनल मजिस्ट्रेट और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किए हुए हैं, जो सर अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज रेडियो सम्राट जो है पूरे तन मन धन से और दिल से सर को ये रेडियो सम्राट अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं और साथ में पलामू के जनता को रूबरू होने का मौका देते हैं। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आप अपना परिचय खुद पलामू के जनता को दें और रेडियो के सम्राट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस रेडियो सम्राट के स्टूडियो में आपने आमंत्रित किया, इस मौके पर मैं आया और आपसे रूबरू हूँ। इसके लिए आपको और आपके तमाम श्रोताओं को भी हमारी ओर से विशेष अभिनंदन, विशेष प्रेम और बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपने शुरू में ही बताया मैं प्रशासनिक सेवा का रिटायर्ड अधिकारी रहा हूँ और 1981 में बिहार प्रशासनिक सेवा की 28वीं बैच में मैं अब नियुक्त हुआ था प्रशासनिक सेवा में। उससे पूर्व मैं अपने बारे में ये जानकारी दे दूं श्रोताओं को कि मैं डाल्टनगंज सदर प्रखंड के रेड़मा ग्राम का स्थायी मूल निवासी हूं और मैंने नगर पालिका स्कूल जो पहले हुआ करता था इस एरिया में, उससे 5वीं तक मैं पढ़ा। मतलब प्योर सरकारी तंत्र के व्यवस्था से सर निकले हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 5वीं के बाद 65-66 के बाद जो है मैं जिला स्कूल, स्थानीय पलामू जिला स्कूल से मैंने मैट्रिक 11वीं की परीक्षा 1973 में पास की और 73 से 75 का जो बैच था उसमें इंटरमीडिएट गणेशलाल अग्रवाल कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में मैंने इंटरमीडिएट साइंस से किया। इसके बाद मैं रांची चला गया, विज्ञान की ओर मेरा रुझान था। मैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट थे। तो मैं वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी रांची से मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया। ऑनर्स 78-79 के आसपास ऑनर्स करके मैं पीजी में एडमिशन लिया था। उसी दौरान मेरी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी चल रही थी। इसी दौरान वो साथ साथ जो परीक्षा चल रही थी, एक जो 1981 में मेरी बहाली हुई, 78-79 में एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट आते और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलते 1981 हो गया था। और तब के बाद से मैं लगातार सेवा में रहा, विभिन्न जिलों में काम करने का मुझे मौका लगा। मैं
औरंगाबाद, हजारीबाग, गुमला, गिरिडीह, पाकुड़, गढ़वा और अंत में रिटायरमेंट के समय में लातेहार से हाँ। सेवानिवृत्त हुआ। अलग अलग कैपेसिटी में, चूंकि प्रशासनिक सेवा में था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ था, तो कई जिलों में गुमला, गिरिडीह ये सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम के रूप में मुझे काम करने का मौका लगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में मुझे खास तौर से गढ़वा में काम करने का मौका लगा। इसके बाद यहाँ से मुझे प्रोन्नति मिली और मैं पाकुड़ में एडिशनल कलेक्टर के रूप में पदस्थापित हुआ। वहाँ भी 3-4 साल मेरी सेवा बनी। इसके बाद फिर वहाँ से मेरा विभाग में, पशुपालन विभाग में उप सचिव के रूप में हुआ था, लेकिन लेकिन मैं ज्वाइन जब तक करता तब तक मेरा प्रमोशन हो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी में, और मैं सीधा यहाँ लातेहार में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में आ गया। 1900 जनवरी 2017 में मैं यहाँ से फाइनली रिटायर किया। ITDA इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे हर जिले में ग्रामीण विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जिसे DDC देखते हैं, उसी तरह से ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, खास तौर से ट्राइबल के लिए ही, ट्राइबल के लिए उनके समग्र विकास के लिए काम करती है। और इसमें भी ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है, जिसमें कई साउथ इंडिया में तो वहाँ पर सीधे IAS का ही प्रतिनियुक्ति इसमें होती है। और चूँकि ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद भी शुरू में IAS उसी रैंक में लोग उसी रैंक में होते हैं, इसलिए मुझे भी वह काम करने का मौका लगा। यही एक संक्षिप्त तो सर आपने मतलब पूरा पलामू के धरतीपुत्र, प्योर धरतीपुत्र हैं, मतलब ये जो है सो। प्लस दूसरा है कि आप सरकारी व्यवस्था से निकले हुए हैं। और सर एक चीज़ और टचिंग भी हो गया कि जिला स्कूल की जब बात बोले तो ये कुछ जहन में आ गया और दौड़ गया, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। और हमें लगता है कि हम समकक्ष में जो लोग हैं या हमारे सीनियर्स में जिला स्कूल का प्रोडक्ट हमको लगता है कि एक अलग मिसाल अपना जमाए हुए हैं उस लेवल में जो लोग थे। सो पता नहीं आज के डेट में कभी उस कैंपस से गुजरते हैं तो थोड़ी सी आंख में आंसू लगता है कि आ जाती है, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्थाएं, स्कूल का कैंपस और जो सामने देखने का जो ब्यूटी लगता था वो गजब का मिसाल था ना। तो ये थोड़ा सा दुखदाई होती है। पता नहीं वो पुराने दिन कब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये सोचने वाली प्रश्न उठ जाती है। तो हम लोग सर आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अथॉरिटी के रूप में रहें और डेवलपमेंट वाला प्लानिंग सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं, जैसा हमको लगा ना। तो सर इस पे हम लोग ये बताएं कि जो डेवलपमेंट खासकर गवर्नमेंट का स्कीम बहुत बढ़िया बनती है ना, टॉप लेवल की स्कीम होती है, कहीं ना कहीं अगर नीचे तक नहीं पहुंच पाती है तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती होगी, या लोग के साइड से या ऑफिसर के साइड से। तो सर इस कमी को आपने कैसे फील किया है अपने वर्किंग के दौरान में? ऐसा है, ट्राइबल डेवलपमेंट के दौरान जब काम करते हो ITDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मैंने महसूस किया। यहाँ डेडिकेटेड पोस्टिंग मेरी लातेहार में थी। उसके पूर्व जब मैं पाकुड़ में था वहाँ भी प्रभार में रहने का मौका लगा था, और हमने फील किया कि ये ट्राइबल डेवलपमेंट जो ट्राइब्स जो हैं हमारे झारखंड में 32 ट्राइब्स लगभग हैं, जिसमें 8 जो है और प्रिमिटिव ट्राइब्स जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। अच्छा, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो एक्सटिंक्ट, ये जनरली क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। अशोर, बिरहोर, कोरबाक, बिरिजिया, ये सब जो है बहुत कम संख्या इनकी है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इनका है। अच्छा, आज भी एक जगह स्थायी नहीं पसंद करते, इसलिए विशेष ध्यान, जैसे कहावत है ना, करऊं सदा तिनकी रखवारी जिम्मे राखई बालक महतारी, जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे इनको वैसे ही परवरिश की आवश्यकता पड़ती है इन ट्राइबल्स को। और इसके अतिरिक्त जो और भी अन्य ट्राइबल्स हैं, ये प्रोजेक्ट ITDA का शुरुआती ही ये 5th योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये 72 में एक कमेटी बनी थी भारत सरकार की ट्राइबल डेवलपमेंट की, तो उनका रिकमेंडेशन था, उसके आधार पर
पहले दूसरे कार्यक्रम चला करते थे, इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट, बट ये मोर फोकस्ड हमको लगता है कि इसको बनाया गया, जस्ट टू फोकस स्पेशली on the development of the tribal people, to all out, to ensure all out development in the field of education, health, their income generation, employment, agriculture, all these were the important sectors. Before that, it was simply the country was divided into meso area. Meso was a sort of planning. Meso was a sort of planning. Right. Micro, meso, and macro. So macro level planning was done at the national level. Right. And this meso, micro इकोनॉमिक सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा, मेसो का होता है माइक्रो, मेसो मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, स्पेशल लातेहार वाला जोन में इसको चलाया गया। ये हम लोग यहाँ पलामू में इधर नहीं आती है, बट वो लातेहार जोन मेसो एरिया बोलते हैं। मेसो एरिया, इवन पलामू, डाल्टन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट अर्लियर, बट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ दिस Integral Tribal Development Authority, it was all the districts were made separate, especially those districts which are identified in 143 throughout India. On this Chota Nagpur plateau, some region of Odisha, Chota Nagpur, these are all integral. ये मेसो पार्ट हुआ मतलब, मेसो और ये जो चिन्हित करने का तरीका है सर, यहाँ से लोग रिपोर्ट करते होंगे और सेंटर में इसकी जी इसमें the area which have the population of the tribes more than 60%, 50%. अच्छा, those area have been identified, come under the head of the meso. अच्छा, ये एक पैरामीटर है कि सर 60% कम से कम अगर हो तो वहाँ पर हम लोग मेसो की प्लानिंग और स्पेशल इकोनॉमिक वैल्यू उन लोग को दिया जाएगा और प्लानिंग के लिए फोकस किया जाएगा। अच्छा, तो और फॉर दैट मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल सब प्लान जो है वो आया, जिसमें सब प्लान में स्पेशली इन्हीं के सभी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना हो, ट्राइब्स का सब कुछ करना होता है इस दौरान। अब जैसे एजुकेशन के फील्ड में बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना, ट्राइबल बच्चों के लिए हॉस्टल्स का भी निर्माण करना, उनको स्कॉलरशिप भी देना, आगे बढ़ने के लिए किताब जितने किताबें फैसिलिटीज देना, एजुकेशन की फील्ड में हो गया। इसके अलावा हेल्थ के लिए भी मेसो एरिया में रन बाय मेसो देवर सेवरल हॉस्पिटल्स जो हैं और वो बनाए गए, एनजीओज के थ्रू रन किए गए, और उस एरियाज में उनके हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की गई, जहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज और सारी दवाइयां उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस विभाग को बिल्कुल बनती थी। अच्छा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी था सर। एक तो प्रिमिटिव क्लास के लोग हैं और जो नॉन प्रिमिटिव हैं, जो थोड़ा डेवलप कर गए हैं लगता है, और थोड़ा जानकारी भी हो गई है, उनके लिए भी मेसो का फायदा उन लोग को मिलता था। मतलब एरिया अगर नोटिफाइड हो गया तो उस एरिया में जो लोग आएंगे सबको फायदा मिलेगा, सभी लोगों को। अब इसमें इनकम जनरेशन के लिए उनको कैटल रियरिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए, डेयरी के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बकरियों की यूनिट, गायों की यूनिट, पिगरी के लिए पिग्स की यूनिट, ताकि वो इनकम अपना जनरेट कर सकें, बढ़ा सकें। इस और विशेष ध्यान उनके लिए काउ शेड, गोट शेड, ये सब भी बना के देने का फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था होती थी। इरिगेशन का जहाँ तक सवाल है, चूँकि इरिगेशन मेन उनका प्रोफेशन, उनका जीविका लाइवलीहुड का साधन रहा है, जीविकोपार्जन का। हाँ, तो इस लिहाज से उनको जैसे तालाब का निर्माण उनके लिए, कुओं का निर्माण, खास फिशरीज सब जो भी है, वेल फिशरीज के लिए, इरिगेशन के लिए तालाब, और पूरा सरकार अपने खर्च पर बना के उनको देना चाहती थी। उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है उनको मुहैया कराए जाते थे, पंप सेट्स हो गया, रोटावेटर और ये सब जो खेती बाड़ी का जो भी वैज्ञानिक उपकरण, हाँ, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ये सब भी देने का। लाह की खेती इस तरफ होती थी इस एरिया में, खासतौर से पलामू, लातेहार, ये सब ट्राइबल एरियाज हैं, और इसके लिए पलास और बैर का पेड़ और ये सब इम्पॉर्टेंट उसके लिए खास तौर से हुआ करते थे। हम लोगों के यहाँ पलामू में
जो कुंदरी फॉरेस्ट रेंज है वो हाँ। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पलाश फील्ड था, लाह के लिए कभी बहुत मशहूर हुआ करता था। तो हम लोग किसानों को उनको ट्रेनिंग यहाँ जो ला रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम है वहाँ से भी हम लोग दिलवाते थे, लाह की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करते थे चूँकि उसका उपयोग भी कर सके। तो इस तरह से कहने का ये मतलब हुआ कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनकम जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट उनको मिले। काफी ये गवर्नमेंट का स्कीम मतलब ये है गवर्नमेंट मेसो की के लिए स्कीम। स्पेशल फोकस प्रोग्राम दिया गया फोकस प्रोग्राम है। इसमें था। सर ऐसा कभी आपसे इंटरेक्शन हुआ ये डेवलपमेंट के दौरान में कि कुछ लोग ऐसे निकले जो कि खासकर प्रिमिटिव लोगों के बीच से, जो कि लोगों के लिए मिसाल साबित हुए कि देखो पढ़ने से या ये योजना के लाभ मिला तो ये लड़का यहाँ पहुँच गया, ये लड़की यहाँ पहुँच गया, इसका घर ऐसा तरक्की कर गया, जिसको देख करके लोग लाभान्वित हुए। सर ऐसा कोई जहन में याद आ रहा है केस? कई ऐसे हम लोगों को तो मिला, कुछ इसमें अच्छाइयाँ भी मिली जो लाभान्वित भी हुए, कुछ बहुत करने के बाद भी लाभ पूरी तरह से नहीं उठा सके, ऐसे भी पाकुड़ में भी, लातेहार में भी हमको फेस टू फेस होने का मौका लगा। लेकिन कुछ बच्चे जो डेफिनेटली वो कंपटीशन कम्पीट करके वो यहाँ से लातेहार से वो जवाहर नवोदय विद्यालय या और भी कई हाँ, जो अच्छे विद्यालय में हाँ, अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन हुआ और काफ़ी आगे वो टेक्निकल एजुकेशन में भी गए। राइट। हाँ, वो सब तब एक लैंप लाइटर बन जाते हैं अपने क्षेत्र के लिए कि भाई हम कर सकते हैं, तुम भी करो। और जो योजनाएं चल रही हैं उनसे। अच्छा ये सर बताइए कि जो लोग होते हैं गांव वाले लोग, सर आप लोग अधिकारी के बीच आने में कितना डर लगता है उन लोग को? ऐसा कभी आपने फील किया या डर हटाने कोई प्रयास? हम लोग अब तो ऐसे सरकार का भी व्यवस्था है और हम लोग स्पेशली ITDA में भी हमने खास तौर से रखा हुआ था कि छोटा एस्टेब्लिशमेंट होता था, जो कि रूरल डेवलपमेंट का जैसे जिले में बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता, छोटा एस्टेब्लिशमेंट होता था। DWO हमारे अंडर में हुआ करते थे, जिला कल्याण डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, वो भी हम ही लोगों के निर्देशन में काम करते थे। तो वो उनका थोड़ा फोकस ट्राइब्स के अलावे अल्पसंख्यकों का भी रहता था, तो थोड़ा दूसरी चीज़ों पर भी निगरानी हम लोगों की रहती थी, लेकिन ट्राइब्स पे स्पेशली स्कॉलरशिप बांटना ये सब एजेंसीज हमारे जिला वेलफेयर अधिकारी लोग देखा करते थे। तो उनके हम लोगों के कार्यालय सब एक ही जिले में, एक ही मुख्यालय में होते थे, जहाँ कलेक्ट्रेट होता था। तो वहाँ कोई भी आए तो वो दूसरा हम लोग इंश्योर करते थे कि फील्ड विजिट जो है वो हम लोग करते थे। जनता दरबार जैसे प्रशासन आपके द्वार ये अच्छा कार्यक्रम रहा है, जनरली प्रशासन तो जाती उस है। दौरान हम लोग खुद ऐसे एरियाज को सिलेक्ट करते थे, लातेहार में स्पेशली चूँकि वहाँ ट्राइबल बहुल एरिया है, तो हम लोग वैसे एरिया को सिलेक्ट करते थे और वहाँ पर कैंप लगाते थे। कैंप लगा के उनकी परेशानियां जिन जिन सेक्टर्स में मुझे देखना है, उनको योजनाओं का निरीक्षण, कहाँ तक उनको लाभ मिला नहीं मिला, उनका क्या कठिनाइयां आ रही हैं। एक और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई जैसे और भी रूरल डेवलपमेंट वगैरह में कई और एजेंसीज होते हैं उनके यहाँ टेक्निकल, हम लोगों के यहाँ टेक्निकल इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कई जिलों को मिल करके होते थे। असिस्टेंट इंजीनियर प्रत्येक एक एक जिले में होता था, एक एक दो दो दूसरे से लियन पर लेकर के हम लोग जूनियर इंजीनियर्स को काम चलाते थे। तो थोड़ी कठिनाइयाँ मॉनिटरिंग में तो आती थी निश्चित रूप से, लेकिन तब भी हम लोग यह ध्यान रखते थे कि जितने भी वो कार्यक्रम जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में उसको लोगों को कठिनाई नहीं आए। और दूसरा एजेंसीज फिक्स हम लोगों के यहाँ जो भी ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने गिनाया डिफरेंट सेक्टर्स में, NGOs के थ्रू ही काम करने का प्रचलन रहा है। अब ये मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि NGOs का कॉन्सेप्ट ही, अवधारणा ही बनी थी कि सरकार जब ठीक से काम नहीं करती है, ठेकेदार जब ठीक से काम नहीं करते हैं, तब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करे। लेकिन बाद के बरसों में हम लोगों ने फील किया
बहुत सारे इसके कारण थे, इस पर तो अलग से कोई हाँ, अलग विस्तार से से बात है। चर्चा लेकिन का शॉर्ट विषय में बनेगा। सर हम लोग को भी फील लेकिन- किए हुए हैं, हाँ। क्योंकि एक दो काम मेरा अपना सर अनुभव है कि जब कहीं काम में गए, क्योंकि हाँ। मेरी भी सब सोसाइटी के तहत ही काम होती है, थी। तो मतलब जब काम अथॉरिटी से बात हुई, सब कुछ बात हुआ, तो पहला नजरिया जो था ना, उनका देखने का नजरिया बड़ा मतलब लग रहा था कि हाँ। यार ये तो ठेकेदार और ठेकेदार, बिचौलिया का नेक्स्ट हाँ, रूप है ये तो, बिल्कुल, ना। बिल्कुल, तो हाँ। सर मेरे को वहाँ पर बड़ा धक्का लगा था। धक्का लगता जब था। अथॉरिटी से बात हुई, सब कुछ बात हुआ, तो वो बोला कि यार एक्सेप्शन हो क्या तुम। तो मेरे को ऐसा फील हुआ था, खासकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन या जो रेडियो सेटअप में ही बात की, भाई ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी है यही चलाएगी। जब ये फाइल पहुंचा तो देखने का तरीका अलग था। आप अलग बिल्कुल था। सही सर बोल रहे हैं। बिल्कुल। जब उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा विजन है, मोटिव ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, तब उनको लगा यार तुम एक्सेप्शन कोई काम कर रहे हो क्या। तो हमें लगता है कि एनजीओ जिस पर्पज से बनी हुई थी वो हाँ। डाइल्यूट हो गई है। बिल्कुल, उसको बिल्कुल, अपने हाँ। जगह पे वापस लाने के लिए जो चला रहे हैं उसको एक बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही सर पॉइंट किया, मैं इससे सहमत भी हूँ और लोग भी सहमत होंगे, क्योंकि ये जनता का जो डेवलपमेंट होगा उसमें कड़ी के रूप में शुरू में जो आए थे, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है सर। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि लोग नहीं काम किए हैं, लेकिन बहुत सा चीज़ अपभ्रंश हो गया था। सर रिटायर्ड जब जॉब में थे तो एक अलग पारी आपने खेल रहे थे, लेकिन जॉब से रिटायर्ड होने के बाद भी एक नया पारी हमने, जैसा कि देख रहे हैं आपको जर्नलिस्ट के डिग्री अभी लिए हुए हैं। तो सर ये क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो आपको ये कह रहा है कि आप जर्नलिस्ट में MG MS करके, और क्या सर आपको लिखने पढ़ने का बहुत शौक है क्या? जी, शुरू से ही लिटरेचर के प्रति झुकाव, वैसे मैं साइंस का फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, हाँ। लेकिन अंग्रेजी हिंदी लिटरेचर्स में मेरे झुकाव जो शुरू से थे, तो चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना, एक्सप्रेस करने की एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति मेरी शुरू से रही। यह वजह इसके कारण से मैं एक्सप्रेशन में अच्छा लगा कि ये एक जर्नलिज़म एक फील्ड है जहाँ चीज़ों को न्यूज़ के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में उसको कुछ क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। तो एक ये दिमाग में परसेप्शन जर्नलिज़म के प्रति बना हुआ था। इसी दौरान रिटायरमेंट के बाद, इसके पूर्व से ही हमारे एक मित्र हैं संजय पांडे जी। अच्छा। तो वो उनसे बराबर मिलना जुलना होता था। राइट, हाँ। इस दौरान रिटायरमेंट के बाद जब आना जाना हुआ और मिलना हुआ, तो वो यहाँ NPU जो है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी थे। और उन्होंने सुझाया कि नहीं, यहाँ पे भी खुला है, तो आप चाहें तो आप इसमें एडमिशन लेके कर सकते हैं। तो 17 में रिटायर करने के बाद 2018 से 20 वाले बैच में मैंने एडमिशन लिया, और रेगुलर कोर्स जितना हो पाया करते हुए, और स्वाध्याय के माध्यम से खुद जो सिलेबस है उसके मुताबिक पढ़ करके मैंने इसमें तो एक अच्छी ढंग से आपने पत्रकारिता के कोर्स करके पढ़ाई किया। सर इसमें दो बातें हैं, एक तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहे हुए हैं एज ए ऑफिसर, दूसरा है कि आप कंसर्न सिटीजन भी है, कंसस भी हैं। तो देखते हैं तो हमें लगता है कि एक नहीं होता है कि किसी आर्टिकल या किसी के माध्यम से जो आपका व्यू है किसी भी टॉपिक पर हम कितना बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेखनी में वो दम है। और लेखनी को धार देने के लिए बजाबते वेल प्रोफेशनली क्वालिफाइड फ्रीलांस जर्नलिज्म के हमको लगता है कि अभी आप जो भी है मन में वो लिखते हैं। और ये साइंस के विद्यार्थियों को मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि साइंस के विद्यार्थी सोचते हैं कि अल्फ़ा बीटा थीटा में ही ज़िंदगी है, लेकिन हमको लगता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं और कंसस विद्यार्थी हैं और जीवंत विद्यार्थी हैं, तो आपको लिटरेचर से लगाव होना ही चाहिए ना, क्योंकि एक एक्सप्रेस करने का तौर तरीका है। या जितने भी महान लोग रहे हुए हैं वो अच्छा एक राइटर भी रहे हुए हैं। तो अच्छा राइटर रहने के लिए आपको एक तो सोसाइटी में क्या हो रही है अगल बगल उस पर ध्यान दें, और उसके एक अपनी अच्छी मर्यादित भाषा में लिख करके एक्सप्रेस करके उसको आप कहीं देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो बेशक लिखिए। और अगर आप फ्रीलांस जर्नलिज्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो वेल क्वालिफाइड अगर हो जाते हैं तो MG MS एक एक्स्ट्रा पंख देती है। सर हमको लगता है कि अभी आप बैठे बैठे कुछ न कुछ आप अपना अनुभव को पेन और कागज़ के माध्यम से लगता है कि आप लिखते रहते हैं, जैसा कि ये क्वालिफिकेशन से लग रहा है जी। तो सर हाँ लिखता भी रहता हूँ, और
पढ़ने का भी स्टूडेंट डेज के ही समय से जब जॉब में था तब भी मैं पढ़ा करता था, समय निकाल करके सोने से पहले अवश्य कुछ कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हैं सब्जेक्ट्स के हुआ करते थे। अभी रिटायरमेंट के बाद मैं जर्नलिज्म के साथ साथ फिलॉसफी की ओर ज़्यादा मेरा रुझान उस पर भी रहा। तो जो भारतीय दर्शन है, जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, जो पश्चिम के जो ग्रीक फिलॉसफीज हैं, फिर मेडाइवल फिलॉसफीज हैं, जिसमें एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म पे बहुत सारी चर्चा हुई। और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल 6 स्कूल्स है, योगा हुआ, सांख्य हुआ, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, तो ये सब भी काफ़ी, चूँकि ये चीज़ें मैं फील किया कि नॉलेज को एक विस्तार देती हैं, एलिमेंटली जानने का, एपिस्टेमोलॉजी के रूप में कोई भी बेसिक एलिमेंट्स क्या है हमारे नॉलेज के, उस ओर भी इनसे रुझान मिला मुझे सोचने का। और पत्रकारिता को स्टडी करके, पत्रकारिता को पढ़ाई करने के पीछे, डिग्री लेने के पीछे प्रोफेशनल एटीट्यूड तो मेरा नहीं था कि मैं इसके लिए कोई प्रोफेशन के लिए काम करूँगा, लेकिन बाद में जो मैंने महसूस किया, उससे देखा, आज के समय में पत्रकारिता जिस दौर से गुजर रही है वो बड़ी चिंताजनक विषय है। निश्चित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया वो पूरी तरह से, जिसके लिए वो वॉइस टू द वॉइसलेस माना जाता था, तो जिनकी आवाज़ नहीं है उनके लिए वो आवाज़ बनेंगे, वो चीज़ें अब उस तरह से चरितार्थ नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा खुद ये करने के पीछे ये था कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में जर्नलिज्म उसको देखा जाए। आज इंटरनेट के युग में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जिसमें अब वो पहले जैसे मोनोपोली जैसे हुआ करता था कि पहले अखबारों के मालिक हैं, मीडिया हाउसेस इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनका एम्प्लॉइज के रूप में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो निष्पक्षता जो है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। आज की सोशल मीडिया के दौर में वो फ्रीलांसिंग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। लोग खुद न्यूज़ जनरेट करते हैं, लोग खुद न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, खुद न्यूज़ पोस्ट करके खुद उसको डिसेमिनेट भी करते हैं, और खुद अपना वो मालिक मुख्तार खुद है। तो निष्पक्षता की भी गुंजाइश है। साथ ही सब लोग तो निष्पक्ष मतलब नहीं रहेंगे, बायस्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग निष्पक्ष, कुछ लोग निष्पक्ष रहेंगे। और अब आज स्थिति ये हो गई है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, नॉन इन्फॉर्मेशन का दौर, सूचना नहीं है उसमें भी अफवाह और ये तरह तरह की चीज़ें मिला करके उसको प्रस्तुत कर देना, गलत डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स को रखना, ये सब आजकल प्रचलन बन गया है। सो न्यूज़ सच्चे माने में अगर सोशल मीडिया के भी दौर में अगर हम लोग देखें तो मेरे जो महसूस होता है कि जैसे सुई भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा, फैक्ट्स को खोजने जैसा। लेकिन इसी में चूँकि आज़ादी है लोगों को बोलने की, लिखने की, सोचने की, तो कई चीज़ें आज निकल आती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जितना जो कभी रूल किया करते थे, रूलिंग खत्म हो गया। मीडिया हाउस में जितनी मोनोपोली थी उनकी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, या गार्जियन हो, या फिर हमारे यहाँ के बड़े बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और ये सारे लोग हो रहे हैं। हिंदुस्तान जो भी बायस से जो कहीं भी कोई भी नहीं बच पा रहा है, तो ये तो विडंबना है। और ऐसे में आज जब जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद सारी चीज़ें जब सामने दिखती हैं तो प्रयासरत होने का मन करता है कि जितना भी हो सके बगैर किसी दर्पण की तरह जो रियल फेस हाँ वो सामने लोगों के आ सके। बस इसी बिल्कुल रियल फेस की तरह बोल रहे हैं सर, मेकअप वाला फेस नहीं बोल रहे हैं ना, तो मेकअप वाला मुखड़ा लेके नहीं आना है सर, ये रियल फेस पे आनी है सर। इसी से रिलेटेड मैं अभी ये जनरेशन से मैं जोड़ रहा हूँ आपके जो भी बात आपने बताया कि सर हमें पढ़ाई के दौरान या जॉब के दौरान या अभी भी बुक नॉवेल आपके साथ ही रहे हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और समसामयिक जो भी रहे उस पर आप लिखते हैं। क्या सर नया जनरेशन में ये चीज़ पाया जा रहा है या फिर ये चेंज हो गई है? नया जनरेशन जो खासकर आज टिकटॉक के ज़माने से सर जो शुरू हो रहे हैं और रील्स पे अटक गए हैं,
इसमें सर कैसे इस सब जो एजुकेशन और लिटरेचर और नॉवेल्स ये सब सर कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि घर में तो बच्चे हैं जी, और आपने भी सर लाइफ जिया है और घर के बच्चे अभी नया जनरेशन में सर जनरली क्या होता है कि जब नया जनरेशन आता है ना तो पुराने लोगों को आउटडेटेड मान लेते हैं। हाँ, तो सर ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये एक जो चैलेंजेज हैं आज के समय में, बिल्कुल आपने सही कहा, और चुनौतीपूर्ण वातावरण तो आज के नई पीढ़ी के सामने अवश्य है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये अवश्य है कि जैसा हमारे ज़माने में नहीं होता था, चीज़ों को ढूंढनी पड़ती थी, फैक्ट्स को, आज गूगल्स या फिर और विकिपीडिया या दूसरे पब्लिक डोमेन में आजकल हर फील्ड में अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें आज उपलब्ध हैं और उनका एक्सेस किया जा सकता है। तो आज वो जो रॉ मटेरियल कहिए अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी थिंकिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जितना हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी। तो स्कोप तो क्रिएटिविटी को डेवलप करने का बहुत ज़बरदस्त मिला है इंटरनेट के इस ज़माने में, जितना पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन उतना ही एक रिस्क भी है। ये मैं यही कहना चाहूँगा एक लाइन में कि गंगा नदी है, उसमें कोई पवित्र होके भी बाहर निकल सकता है और किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ये मनसा कैसा है और सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है, क्योंकि आज मीडिया, सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट पर उपलब्ध जितने फैक्ट्स हैं वो शील अश्लील सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। अब उसको क्या हमको निर्छीर विवेकनी शक्ति से उन्हें ग्रहण करना है और पकड़ के उन्हें प्रस्तुत करना है, अपने स्वभाव में, अपने अभिव्यक्ति में लाना है, ये तो उनको ही डिसाइड करना होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज का इंटरनेट का युग जो है वो फिजिकल रीडिंग ऑफ बुक्स जो हमारे ज़माने में एक शौक हुआ करते थे, उससे भी भटकाया है। और ये भटकाने का सर हमको लगता है लॉजिक एंड वे ऑफ थिंकिंग बहुत चेंज आई है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्योंकि सर मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने शेयर भी करता हूँ लोगों को कि सर एक अगर क्लास में ऐसे लिखने के लिए किसी बच्चे को दे दीजिए पूरे क्लास में, तो जब नेक्स्ट डे वो कॉपी पढ़ेंगे ना तो 90% बच्चे को ऐसे एक ही टाइप से मिलेगा। एक ही, हाँ, क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं, गूगल, बिल्कुल गूगल कर रहे हैं। और खास तौर से ये जो एआई जो का और जो आज निकल आया है, तो मेटा एआई और ये, लेकिन कुछ भी हो, सृजनशीलता वो चीज़ें जो उपलब्ध हैं 100 चीज़ें, उसी को रीअरेंज करके वो एआई जो है आपको देगा। लिमिटेड रिसोर्स में से भी अरेंज करके दे देगा। अब उसमें कुछ अपना हम अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से वो कहिए कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो उपलब्ध करा है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए, ये तो हमको अपने जो पर्सनल इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल अवश्य करना होगा। ये सर खासकर कंपटीशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं इस बात को देखता हूँ कि खासकर जैसे सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे रहे हैं सर, तो उसमें कहता है 250 वर्ड राइट इन योर ओन वर्ड। अब ये जब इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो पढ़ने वाले भी है, कोई क्वेश्चन आया अगर नेट्स के थ्रू अगर खाली नेट पे लगे हुए हैं और अपने से पढ़ के अगर बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ाए हुए हैं तो हमें लगता है ओरिजिनल आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। और हमको लगता है सिलेक्शन और रिजेक्शन में ये चीज लगता है कि हम तो लिख के आए हैं लेकिन मेरी रिजेक्शन क्यों हो गई। तो रिजेक्शन है कि आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किए लेकिन माइंड का उससे ज्यादा उपयोग करना है। तो हमें लगता है कि आपको खासकर यंगर जनरेशन के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पढ़ने के बाद सोचो, रुको, और रुकने के बाद अपना लैंग्वेज जो कहता है ना, राइट इन ओन वर्ड, ये भैया तू लिखो बैठ करके, तो हमको लगता है इससे विद्यार्थी को ज्यादा फायदा होगा। कट कॉपी पेस्ट वाला सर हमको लगता है ये प्रॉब्लम पैदा कर रही है। ये दिमागी तौर पे इससे दूर रहने की आवश्यकता आने वाली पीढ़ी को, तभी वो अपने क्रिएटिविटी विकसित कर पाए। क्रिएटिविटी तो अल्टीमेटली ये रिसोर्सेज मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहा है, लेकिन मटेरियल के साथ साथ जो डूअर्स कॉज जो होते हैं, जो फॉर्मल कॉज जिसके कारण आप स्वयं हैं, आपकी चिंतनशीलता है, आपकी सृजनशीलता, उसको तो नहीं छोड़ना होगा। ये मिट्टी उपलब्ध है, लेकिन हम घड़ा बनाए या प्याली बनाए या क्या बनाए, ये तो डिसाइड करना है। बिल्कुल सर, सही बात है जनरेशन में। और ये ओरिजिनलिटी सर कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो ये ओरिजिनलिटी
अब कैसे बनेगा सर, ये बड़ा एक चैलेंज है घर के हर बच्चों के लिए, हर गार्जियन के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप भी सर पेरेंट्स हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, और भी तो टीचर को थोड़ा सा हमें लगता है कि सर टीचर जिसे अगर अच्छे टीचर हैं तो हमको लगता है कॉपी पढ़ने से ही समझ में आ जाता है 10 लोगों का, अच्छा सब लोग तुम लोग गूगल करके आए हो ना, तो वो लड़का को बोलना है कि ये इसमें हम तुम्हारा कट मार रहे हैं इसलिए कि तुम लोग, हमको अपना वर्ड चाहिए, तो बेटर रहेगा कि क्लास में ही उनको लिखवा लिया जाए, तब सर उनके सृजनशीलता पता चलेगी कि तुम लोग हो क्या। जस्ट क्लास में 1 घंटा का समय दे रहे हैं, बैठे बैठे तुम लोग लिखो, XYZ जो लिखना है लिखो, लेकिन लिखो तो सही, बिल्कुल स्नैप टेस्ट की तरह है। हाँ, बस पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। अभी सर के जवान से ही जानेंगे कि सर पॉलिटिकली जो एक्टिव हैं, आप जो मंच बनाए हुए हैं, वो मंच का सर उद्देश्य क्या है? ये अभी रिटायरमेंट के बाद मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा। 1963 में एक संस्था स्वामी विवेकानंद जी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में इसका गठन हुआ था। भारत विकास परिषद, भारत विकास परिषद, हाँ। ये मतलब प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरित से। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी एक हरियाणा के डेडिकेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे। जब पहली बार 1962 का वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तो उसी दौरान बड़ी समाज सेवा, इन्होंने कहा जाता है कि जो कुछ भी इन्होंने कमाई किया वो अपने सारी चीज़ समाज सेवा में ही उन्होंने लगा दिया। और पहले जो सिटीजन काउंसिल के रूप में वो चलाते थे। और स्वामी जी के जन्मदिन की 100वीं वर्षगांठ 1963 में होती थी, तब इसकी स्थापना हुई थी। और तब के बाद से इसका मूल उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो है, जो प्रबुद्ध वर्ग है सोसाइटी में, सधन संपन्न है, प्रबुद्ध है, वो उनको साथ लेकर के युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जो परंपरागत हमारा जो नॉलेज का जो ट्रेजर है ज्ञान का, उसके प्रति, विशेष तौर से हमारा आज के दौर में जो हम प्रभावित हुए जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से, हमारी अपने बीच की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, उससे दूर करते जा रहे हैं। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, युवा पीढ़ी को, और इसके लिए हम लोग संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण, ये जो 5 इसके सूत्र हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इसके माध्यम से हम लोग बच्चों में, लोगों में इंस्टिल करते हैं, इनकलकेट करते हैं उनके मन में कि कैसे अपने शिक्षकों के प्रति, माता पिता के प्रति आपको सम्मान देना चाहिए, मतलब ओवरऑल मानवता के प्रति आपको, भारत है और भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ हम लोग कैसे सोसाइटी में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो कहीं टूटते कड़ी को जोड़ने का सर बहुत ही सार्थक प्रयास हमको लगता है इस मंच का उद्देश्य। जो 5 पॉइंट बताया उसको सुनने से सर ये समझ में आ रही है ना, कि टूटते रिश्ते के बीच में हम लोग स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत बंधन बंधे रहें जो हम सभ्यता संस्कृति में थे, और न कि हम लोग किसी को कॉपी करके अपना संबंध को डाइल्यूट, अपना रिलेशन को डाइल्यूट कर लें। हाँ, तो न्यूक्लियस फैमिली हो, अच्छी बातें हैं, लेकिन न्यूक्लियस के साथ में जो कोरिलेटेड फैमिली है ना, वो बहुत ही मतलब हमारे संस्कार जो है, जो परिवारगत संस्कार हुए, वो बरकरार रहे। आज जैसे पश्चिम के देशों में वोकिज्म वर्ड है, जो हार्वर्ड के प्रोडक्ट्स जनरली जो लोग अपना डिसेमिनेट करते हैं, जहाँ जो हमारे सदियों तक हम लोगों ने सभ्यता अर्जित करके अपने को सभ्य बना करके जो पारिवारिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान में, शादी ब्याह जैसे भी संस्थाएं बनी, और आज वो पश्चिम के लोग जो हैं उनको चाहते हैं कि अब जैसे आदमी पशुवत पहले होता था, शादी ब्याह जैसे सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो, आज भी सर कुछ लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। LGBTQ आदि के बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर चर्चा, हमारे बहुत सारे जो जजमेंट्स भी कुछ उससे प्रभावित होते हैं, जो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये सब ज़रूरी है। तो इस चीज़ की ओर हम लोगों का
इस भारत विकास परिषद के माध्यम से रुझान है। यहाँ स्थापना नहीं हुई थी, इसके लोगों मतलब से इसमें हमने सर बात भारत किया। विकास परिषद आपसे बात करने से ये पूरी बात समझ में आया, ये हम अपनी भारतीय संस्कृति को और सभ्यता को अपने के बीच में अपनाए रखें और स्ट्रांगली अपनाए रहें और एक सभ्य समाज की परिकल्पना हो जो विवेकानंद जी का था भी। और ये नॉन पॉलिटिकल इस तरह से नहीं है हमें विधायक एमएलए मंत्री बनने वाला चक्कर नहीं है, वैसा नहीं। विवेकानंद जी का मुख्य रूप से जो कठोपनिषद का एक ये वाक्य है कि उत्तिष्ठ जागृता वरान निबोधता। स्वामी जी भी इसी बात के कायल थे। वो कहते थे कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हारी नहीं है। युवाओं के बीच यही संदेश देने का काम, यही संदेश और उनका भी रहे, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। बिल्कुल। और इसीलिए हमें लगता है कि युद्ध का आइकन भी है जी, युद्ध का आइकन में अगर स्वामी विवेकानंद और कोई युद्ध का कार्यक्रम हो उनका तस्वीर पे हम लोग माल्यार्पण और दर्शन न कर लें तो वो प्रोग्राम लगता है कि अधूरी ही है। तो बिल्कुल सही सर, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये है। और 2 साल तक यहाँ यूनिट स्थापित करने के बाद मेदिनी राय जो यहाँ के राजा हुआ करते थे पलामू के, उनके नाम पर ये शाखा बनाई गई। और 2 साल तक मैंने अध्यक्षता की। वर्तमान में दक्षिण झारखंड प्रांत जो है उसके प्रांतीय अध्यक्ष की भूमिका में मैं भारत विकास परिषद जो यहाँ पर एक उनका ब्रांच खोला गया उसका जो है उसका। और साथ में हमको लगता है सर लॉ से भी आपको लगता है काफ़ी इंटरेस्ट है, हाँ, क्योंकि ये क्या भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा, इसमें स्टेट लेवल में सर आपका बहुत बड़ा हमको लगता है कि कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका में माननीय संजय जी जो है संजय पांडे जी, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्तागण उसमें जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें मैंने देखा तो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं और बाद में इनके साथ जुड़ने का मौका लगा और उपाध्यक्ष झारखंड की भूमिका इन्होंने बताई। इसमें हमको लगता है कि मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्मी वाले लोग या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से मतलब वेल जागरूक, जिसको हम लोग कहें ना वेल कॉन्शियस एंड कंसर्न लोग हैं, हाँ, कि एक बदलाव और सकारात्मक बदलाव पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जरूरी है। नीति संस्था भी उसी तरह से है जो कि काम कर रहे हैं। मतलब सर आप सोसाइटी में भी अच्छा बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में तो किए। तो ये सर हमको ये बताइए कि जब आप जॉब लाइफ में थे सर, ऐसा कोई अधूरा काम जो आप करना चाहे ना, इम्प्लीमेंट करना चाहे और आपको सीनियर या फिर पॉलिटिकल प्रेशर रोक दिया, ऐसा भी सर बहुत बार होता है। सपना होता है सर किसी ऑफिसर का हम ये कर गुजरे, होता है कई दफ़ा इस तरह का फील होता है। जैसे एक ये किस्सा याद आता है कि लोगों को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्प करने की ज़रूरत थी। तो हमने प्लान किया कि कोई जैसे उस एरिया में वेजिटेबल ग्रोअर्स ज़्यादा थे, छिटपुट थे, तो मेरा प्लान था कि हम अपने ढंग से कुछ बिग चंक ऑफ लैंड जो है एक जगह उसको दे दें, उसमें इनपुट्स डाल दें, कुआं, पंप सेट्स, ये सारी, और वहाँ के लोगों का जो ट्राइबल्स जो हैं उनको हम लोग उसको दे दें उनके जिम्मे कि आप जो है इसको उपजाइए, ये सारे साधन है, खाद बीज ये सब सरकार देगी, और उपजाइए और मार्केट भी उनको हम लोग मुहैया कराएं। ये कई बार सोचने के बाद जब हम लोग ये चर्चा किए तो कुछ लोग कहे जी नहीं एक एकड़ सबको दे दो, अपना सरकार के रुझान था 1 एकड़ सबको दे दो। मतलब यहाँ टीम को तोड़ दिया गया। 1 एकड़ सबको दे दो। हाँ, एक बार और मुझे आपूर्ति विभाग में काम करने का एक जिले में मौका लगा, तो वहाँ जो मुफ्त के जो अनाज जो मिला करते थे, हमने कहा कि उसमें बंटवारे का जो सिस्टम है पीडीएस का, वो बड़ी उसमें काफ़ी पिलफरेज है और बेईमानी भी होती है। तो हम कहें जी इनको ये खुद जो वो पैसा है जो सरकार खुद आउटलेट दुकान चलाए या खोल दे, और वहाँ इनको हम पैसा डायरेक्ट बेनिफिट में ट्रांसफ़र कर दें। तो उस दौरान कई लोग कहे नहीं अरे जो भी माड़ भात खा रहा है वो भी नहीं खा पाएगा, और वो तो सब जो है सो दूसरे लोग अपना ये कर देंगे, ये तो एकदम वैसे ही चलने दो।
लेकिन वहाँ भी ऐसे चैलेंज आया कि नहीं, बाद में वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखिए सेंटर से ही आज के डेट सेंटर में से ही चल रहा है, ताकि जो पैसे बीच में इधर उधर जो गड़बड़ होते थे वो और खासकर अपोज करने में वो लोग ज्यादा हैं जो लोग आगे पीछे करते हैं बिल्कुल, जिसको मिडिल मैन। तो ये सब कुछ दो चार चीजें ऐसा वाकया कई दफा लगा कि और बढ़िया किया जा सकता है, तो ये कठिनाइयाँ तो निश्चित रूप से। अच्छा सर, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बहुत जगह काम किए, आप सर ये थोड़ा सा हमको ये बताएंगे कि जो खासकर ये ज़मीन का जो मैटर होती हैं, आप अगर गांव में घूमे होंगे तो अधिकांशतः लड़ाई या विवाद इसी से शुरू होती है ना, और ख़ासकर कि हमारा यहाँ तक है, हम इसका रजिस्ट्री करा लिए, मोटेशन करा लिए, तो ये सर मोटेशन रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया है अभी वर्तमान में सर कैसे चल रहा है, अगर इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो थोड़ा सा सही रहेगा सर। देखिए ये एक तो बहुत गहन और काफ़ी बड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल। थोड़े समय में इसके लिए और अलग से स्पेशल हम लोग इस पे शो ज़्यादा मैं डेडिकेटेड टाइम की ज़रूरत है। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी ज़मीन जो है मूलतः जो उसका जो ओनरशिप राइट जो है वो खतियान से आती है। वो और पिछले सर्वे में जब हुआ था 1932 में सर्वे फाइनल हुआ था, वो जब हम आज़ाद नहीं होते उस समय के बाद से कई जिलों में ये सर्वे का काम शुरू हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धनबाद में लैंड सर्वे सेटलमेंट से ही मेरी पहली सेवा जो है जॉब में आने के बाद शुरू हुई थी, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के तौर पर। इसमें तो सर लंबी जानकारी है जी, लेकिन आज तक जो है वो सेटलमेंट मैंने कई गांवों में फाइनल हुआ, चैलेंज हुआ, सब कई गलत चीज़ें निकल गई, रॉन्ग एंट्रीज हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पिछले सर्वे के बाद से सर्वे चूँकि पूरी तरह से हर जगह कहीं फाइनल हो नहीं पाया, लेकिन अभी बेस जो है पिछले सर्वे का है, तो जो खतियानी जमीन जो उसका खाता ऑलरेडी पिछले सर्वे में जो बना हुआ है उसके आधार पर जो कोई भी जमीन है उसका वो मालिक है, और वो तीन चार तरीके से इसको ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप को। वो चाहे गिफ्ट हुआ, विल हुआ, मॉर्गेज करके, या डायरेक्ट ट्रांसफर करके थ्रू सेल डीड। हाँ, सेल डीड के थ्रू। तो जब ये सेल डीड हो गया, ऐसे ट्रांसफर जब हो गया, मेरी जमीन है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दी। अब मेरे नाम से अगर उसकी रसीद जो सरकार को जमींदारी खत्म होने के बाद 1956 में चाहेंगे, जब मैं एडिशनल कलेक्टर था पाकुड़ में, तो 2010 में शुरुआत हुई थी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। हाँ, बिल्कुल सर। और डिजिटाइजेशन के नाम पर जो ऑलरेडी जो कर्मचारी या सीओ के यहाँ जो रजिस्टर मेंटेन होता है, दैट इज नॉन ए रजिस्टर्ड टू। और जो खतियान जो जमींदार के पिछले सर्वे के बाद जो फाइनल हुआ था वो खतियान कहलाता। ये खतियान कई जगह फट गए हैं, रजिस्टर्ड टू की हालत बेहालत हो गई। तो इनको हूबहू डिजिटाइज करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं। और इसी ट्रांजिशन फेज में बहुत सारा जो राम का रहीम, जो 10 डिस्ट्रिक्ट ये सब गड़बड़ियाँ हुई हैं, और इस वजह से ही लड़ाई झगड़ा का मुख्य कारण है। और वर्तमान समय में तो अधिकारी गण जो कर्मचारी गण हैं वो इसको और भी सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सर। ये इस पे हम कभी डिटेल्स बात करेंगे सर, क्योंकि इस पे मैंने काफी अलग से परिचर्चा स्टडी सर मैंने किया। तो मैंने पाया कि अधिकांशतः जो लड़ाई का मूल में ना ये बात जो आप बता रहे हैं ये चीज रही हुई है। अगर ये मैटर नीचे लेवल से सुलझ जाए थोड़ी ईमानदारी पूर्वक, तो हमें लगता है बहुत सारी चीज सर शॉर्ट आउट हो जाएगी ना। तो सर अभी हम लोग का समय आ रहा है। सर ये बताएं, पलामू वासी को जाते जाते अब सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश मेरी ओर से यही रहेगा कि जो भी काम जिनमें है अपने हिस्से की काम वो ईमानदारी से करें, और जो अपनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करें। और ये नहीं है कि हमारी उम्र इतनी है, हमारी ज़्यादा है, कम है, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी हर क्षण जो है अच्छा से अच्छा करने की सोचे। यही मैं चाहूँगा कि सारे लोग इस को ध्यान अवश्य रखें। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन वंश राज्यम समृद्धम। तो ये मेरा ये रहेगा कि लोग अपने कर्तव्य का पालन में
उठें, जागें और उससे बिल्कुल नहीं चूकें। अपना कर्तव्य के पालन और कर्तव्य का ड्यूटी भी जो है ना सर, ड्यूटी तो हाँ करें। पालन और ड्यूटी आप लोग जो भी है जो आप लोग जरूर करें। सर आए और सर स्पेशल समय दिए हैं, सर को तहे दिल से रेडियो सम्राट की तरफ से सर धन्यवाद। और अब बहुमूल्य जानकारी जो आप लोगों को मिला, आप लोग इस जो जितना भी इंफॉर्मेशन है आप रेडियो सम्राट के पोर्टल पर जा कर के और आप इसको फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारी गहन जानकारी हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं सर से डिफरेंट टॉपिक्स पर ना, खासकर जो जनता का जो टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, उस पर हम लोग बात करेंगे, लंबी बातचीत होगी। तब तक अभी हम आप लोगों को से विदा लेते हैं सारे लोगों से, और फिर से मैं आप लोगों को ये फेस्टिव सीजन में आपको मैं बधाई देता हूं और सर की तरफ से भी बधाई है। तब तक हम लोग फिर से विदा लेते हैं और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़।